नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक लखेरा और आप देख रहे हैं नॉलेज IQ। नाउ हम बात कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी पे। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने उनकी बायोग्राफी देखी थी, किस तरीके से उनका चाइल्डहुड कैसा था, फिर कैसे मूवमेंट में आए और कैसे उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया। सो बेसिकली हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 1948 में जब महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है तो सडनली इनको भी अटैक आ जाता है, बट कैसे ना कैसे ये संभल जाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जिससे भारत को 2 साल मिल गए, क्योंकि 1948 से 1950 तक सरदार पटेल रहे और उन्होंने चीज़ों को इजीली मैनेज कर लिया। जितनी भी रियासतें उन्होंने इजीली उसको मैनेज किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी जो बुक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी, वो एक्चुअल में किस तरीके का भारत चाहते थे। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ उनकी बुक है जो आइडियाज़ ऑफ नेशन, हम उस पर बात करेंगे कि सरदार पटेल एक्चुअल में चाहते क्या थे, किस तरीके का भारत चाहते थे सरदार पटेल। सबसे पहले ये जो बुक है उसमें उनकी स्पीचेस का कलेक्शन है, जिसमें उन्होंने तरह तरह की स्पीचेस दी हुई हैं। कहाँ पे उन्होंने क्या स्पीच में क्या बोला है, हम उस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले उन्होंने एक पटियाला में स्पीच दी थी। देखिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। सिंपल है, 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया जिसमें भारत को इंडिपेंडेंस मिल रहा था। 1947 में फिर आगे चल के वो बिल हाउस ऑफ कॉमन में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया और फिर वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बन के इंडिया आया और भारत आज़ाद हो गया, जिसमें ये प्रोविज़न था कि भारत को आज़ादी मिलेगी और 2 डोमिनेंट बनेंगे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों थे। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गए, 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ, 15 अगस्त को 1947 को इंडिया हुआ। और सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था कि जगह का होना है, नहीं, इसमें बंटवारा चीज़ों का भी था। 80-20 का रेशो डिसाइड हुआ कि 80% जो है वो भारत रखेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो करेंसी भी नहीं थी पाकिस्तान के पास। उन्होंने भारत की करेंसी पे अपना सील लगा के उन्होंने करेंसी चलाया था, क्योंकि वहाँ कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो इस तरीके से जो भी कागज़ थे, जो भी चीज़ें थी, जो पैसे पड़े हुए थे, ठीक है, खैर ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सब कुछ तो ले ही गए थे पहले ही, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। अब बात यहाँ पे थी कि एक नया भारत खड़ा करना है, नया भारत जिसमें लोगों के पास रोजगार हो, लोगों के पास खाने की व्यवस्था हो और लोगों के पास एजुकेशन हो। तो सबसे मेन पॉइंट जो था सरदार पटेल का एजुकेशन पे था, प्लस फूड पे था। क्योंकि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप उनसे पूछेंगे तो उस समय की जो महामारी फैली थी, जैसे आज कोरोना की आप बात करते, तो उस समय जब अकाल पड़ता था तो उस समय अमेरिका से गेहूं आता था, जो लाल गेहूं हुआ करता था। तो इस तरीके की स्थिति थी भारत की। 1947 में सबसे मेन ये था, सरदार पटेल का इसलिए सबसे ज़्यादा जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था उन लोगों पे जो लोग दंगे फसाद और ये सब कर रहे थे, क्योंकि माइग्रेंट्स तो दोनों तरफ से हो रहे थे। भारत के लोग जिसको, और एक्ट में भी यही था कि जो भारत में रहना चाहे भारत में रहेगा, जो पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में रहेगा, और आप माइग्रेट भी हो सकते हो। जो रियासतें हैं जिसके साथ रहना चाहेंगी वहाँ रह सकती हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। सो बेसिकली ये 3 प्रोविज़न थे। अब हम बात करते हैं स्पीचेस की, कि पटियाला में जो उन्होंने स्पीच दी 1947 में, उनमें उसमें क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो पटेल का यही कहना था कि भारत एक है, आप भारत को किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते। पार्टीशन हुआ वो बात अलग है, ठीक है, पहले जिन्ना भी भारत की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे थे, बाद में वो पलट गए किस तरीके से कि हमको अलग स्टेट है, अलग डोमिनेंस चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, ठीक है। पहले वो भी भारत की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे थे। ऐसे ही अगर आप बात करें कश्मीर को लेके, तो कश्मीर के लिए भी जैसे फारूक अब्दुल्ला था, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत अच्छी अगर आपकी हिस्ट्री है तो आपने फारूक अब्दुल्ला को पढ़ा होगा। तो फारूक अब्दुल्ला भी यही था जो शेख अब्दुल्ला। सो अगर आपने शेख अब्दुल्ला को पढ़ा होगा तो वो भी जब ऑल इंडिया मुस्लिम जो उनकी पार्टी बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो आज आप देखते हैं, जिसके उमर अब्दुल्ला जो वो हैं, तो वो उनके दादा थे। तो
वो भी यही चाहते थे, उन्होंने भी कश्मीरियत पे काम करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो पलट गए तो नेहरू जी को उसमें भी बहुत धोखा मिला। तो बेसिकली ये चीज़ें थी, पहले लड़ सब देश के लिए ये लड़े थे कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। स्पीचेस की हम बात करते हैं तो पटेल सिर्फ यही कहते हैं कि भारत एक है, आप भारत को नहीं तोड़ सकते किसी भी कीमत पे। सेकंड पॉइंट वो ये बोलते हैं कि आपको पाकिस्तान मिल गया, आप खुश होना, बस इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप परेशान मत करो। क्यों, कैसा परेशान नहीं करो, जैसे जब लोग नेहरू जी पैसे दे रहे थे, वो 500 मिलियन जब वहाँ पे पैसे दिए गए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी, तो सरदार पटेल ने मना किया कि प्लीज़ मत दो, क्योंकि पता है कि ये कश्मीर पे ही खर्च करेंगे, क्योंकि इनका शुरू से ही था, बिल्कुल शुरू से ही पंजाब का सिंध वाला हिस्सा, ठीक है, जूनागढ़ वाला हिस्सा और जम्मू कश्मीर। तो आप जम्मू कश्मीर अगर देखेंगे, आप पंजाब देखेंगे और थोड़ी सा आप गुजरात देखेंगे, क्योंकि गुजरात से पोर्ट लग जाता है, तो वो चाहते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है, बट बेसिकली ऐसा हुआ नहीं। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब ये दो ही चीज़ चाहते थे, ये पूरा मिला के एक प्रॉपर जो है अच्छा नक्शा बन जाएगा पाकिस्तान का। नाउ अब थोड़ी सी बात पहले पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकेशन आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की, तो आप देखेंगे कि आप उससे मिडिल ईस्ट में भी इजीली आप मूव कर सकते हो, आप यूरोप में मूव कर सकते हो, तो आप उससे कहीं भी आप मूव कर सकते हो। देखिए, सरदार पटेल हमेशा से ही मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में रहे, क्योंकि उनकी बातें जो थी वो मुस्लिम लीग सिर्फ यही चाहती थी, पार्टीशन, सिर्फ पार्टीशन चाहती थी। कौन? मुस्लिम लीग। इस वजह से वो मुस्लिम लीग से बहुत नफरत करते थे। 1946 से 50 तक 4 साल बहुत वायलेंस हुए, बहुत दंगे हुए। क्यों? क्योंकि लोग माइग्रेंट्स हो रहे हैं, भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे हैं, और सिख मुस्लिम तो बहुत से दंगे हुए। इस वजह से वो और परेशान थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाने को नहीं है, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और यहाँ पे लोग मर रहे हैं, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स गए तो वो वैसे भी कुछ नहीं छोड़ के गए थे, और एक नया भारत खड़ा करना था जिसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। आगे चल के उन्होंने प्रिंसली स्टेट से बोला कि भैया आओ, निवेश करो, डोनेट करो, जिससे कोई उद्योग लगा सकें, फैक्ट्रीज लगें, जिससे प्रोडक्शन हो, जिससे कोई रोज़गार हो, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, लोगों की जो फार्मर्स हैं उनको और मतलब प्रमोट करो कि आप और अच्छी खेती करो। इस तरीके से एक स्पीच उन्होंने जयपुर में दी 17 दिसंबर 1947 को। उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ को बोला, जिसमें उन्होंने एक कोट बोला, द मेंटल विल नाउ फॉल ऑन यंग शोल्डर्स। द मेंटल विल नाउ फॉल ऑन यंग शोल्डर। नाउ अब ये चीज़ क्या बोल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जो यूपीएससी या एमपीपीएससी कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम देंगे वो इन कोट को ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कोट ये कहता है कि हमसे जितना बना, हमारा जो कर्तव्य था, जो हमें देश के लिए करना था, हमने कर दिया। गांधी बापू कर दिए, जितना हमसे बना सरदार पटेल उतना उन्होंने कर दिया, और बाकी जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने रिवॉल्ट भारत के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा, उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब यंग शोल्डर्स जो हैं उनको आगे आगे देश को बनाना है। क्यों? क्योंकि यूथ ही था जिससे वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिससे हम आगे बहुत कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, जो एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आगे जाके, जो एक अच्छा भविष्य बनेंगे देश के लिए। उन्होंने क्लियरली कश्मीर के एरिया को कहा था, बिल्कुल क्लियरली कहा था कि कश्मीर तो हमारा ही है, ठीक है। कश्मीर का पूरा एरिया जो है वो भारत बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जब हरि सिंह ने साइन किए थे तो उस समय ये प्रोविजन था ही, और हरि सिंह ने ये बोल के साइन किया था, और कश्मीर इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट इजीली आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप डालिएगा कश्मीर का, तो उसमें पूरा दो पन्ने का वो डॉक्यूमेंट है, और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कश्मीर इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आपको मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान भी है अलग, उसमें भी यही चीज़ लिखी है। आप जैसे ही उसको आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी उसमें डिटेल। फिर उसके बाद जब ये स्पीच हुई तो उन्होंने यहाँ पे भी यही बोला कि प्रिंस जो थे, प्रिंसली स्टेट्स से, उनसे बोला कि आप भारत में तो मिल गए हो, ठीक है, लेकिन आप डेवलपमेंट के लिए मनी इन्वेस्ट करो,
डेवलपमेंट करो, जिससे उद्योग लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इजीली लोगों के पास पैसा आएगा, तो खाने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी और लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से जो है प्रिंसली स्टेट्स भी आगे आए। उसके बाद भी और जो रिच पीपल थे उनसे बोले कि भैया आपकी जो सेविंग है वो लाओ, डेवलपमेंट में खर्च करो, जिससे एटलीस्ट हम उद्योग लगा सकें। मद्रास में 23 फरवरी 1949 को एक स्पीच दी गई मद्रास में, जिसे चेन्नई कर दिया गया बाद में 1966 में आई थिंक। उन्होंने सबसे पहली बात ही हिंदी से शुरू करी कि स्पीकिंग इन मदर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू नॉट टू डू दैट यू विल बी ड्रैग द कंट्री बैकवर्ड एंड इवेंचुअली सफर्ड। मीन्स आप सब कुछ सीखो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन आप अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ो। अगर मैं आज प्रेजेंटली बात करूं तो जो भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, इंग्लिश नहीं है। सेकंड में स्पेनिश है और थर्ड में जो है वो इंग्लिश है। तो उनका कहना सिर्फ ये था कि आप अपनी नेटिव चीज़ों को मत छोड़ो, आप अपनी नेटिव चीज़ों को नहीं छोड़ो। आप वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा जरूर रहे हो, लेकिन आप इतना भी मत जाओ कि आप अपनी ही संस्कृति भूल जाओ, आप अपनी सभ्यता भूल जाओ, अपना कल्चर भूल जाओ। नहीं, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लो, लेकिन आप इंडियन ही कहलाओगे, तो आपकी वो एक नेशनल आइडेंटिटी है। उसके बाद उन्होंने यही चीज़ कही कि आप अपनी मदर टंग कभी नहीं छोड़ो। और उन्होंने आगे चल के इसमें मद्रास में जब स्पीच दी तो उन्होंने एक चीज़ पे बात करी, वो है फूड पे, फूड क्रेन्स पे। मीन्स उस समय ये हालत थी, शायद पटेल, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसी चीज़ कि वो रात रात में, मतलब कभी कभी वो खाना भी नहीं खाते थे। उनको लगता था कि मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों पे भी बहुत फोकस थे लोगों के लिए, और वो क्लियर बोलते थे कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए है, फूड। मुझे अभी तो प्रेजेंट में इंडिया में एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है फूड, जिसमें लोगों को फूड मिल सके और लोगों को प्रॉब्लम्स कम हो। उसके बाद उन्होंने सबसे ऊपर यही चीज़ बोली कि सब चीज़ों से ऊपर है फूड। हमें किसी भी तरीके से अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, हमें घरों घरों तक फूड देना है, जिससे लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कम हो। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जब स्थिति, इतनी बेकार स्थिति थी भारत की, कि ब्रिटिश रूल था, बहुत अच्छा था, बट ऐसा था नहीं। ब्रिटिश रूल, लोगों का कहना था कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा था, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर आप देख रहे हो, शायद उस समय की स्थिति ये थी कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो सीधे उसको जेल में डाल देना, बहुत मारना, बेसिकली ये स्थिति थी भारत की। आगे चल के अगर आप बात करते हो कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा है, तो आज आप चाइना को देखो। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है भाई। आप यूट्यूब में एक केस हुआ था वहाँ पे, जब बहुत पहले की बात है, जब कुछ बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया था बीजिंग की एक स्ट्रीट पे, तो उन बच्चों को टैंक से उड़ा दिया गया था। यस, वो अवेलेबल है, शायद मियाओ उस समय वहाँ का डिक्टेटर था या किंग था, ऐसी कुछ था चाइना का। आगे चल गए, वो उन लोगों से बहुत नफरत करते थे जो लोग ब्रिटिश रूल को अच्छा बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिशों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। उन्होंने सबसे पहले 1905 में बंगाल का, जब बंगाल पार्टीशन किया तो हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, और वहाँ से जो है जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो हमेशा से चली आ रही है। आगे चल के 31 अक्टूबर 1949 में उन्होंने स्पीच दिया, और उस समय जो लोग कहते थे कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा था, वो बहुत हेट करते थे उन लोगों से, और उन्होंने अपनी हर स्पीच में ये चीज़ बोली है कि आप बहुत गलत चीज़ सोच रहे हो कि मतलब ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा था और ऐसा था वैसा था, बट ऐसा नहीं था। ब्रिटिश रूल में पूरा ही था डिप्लोमेसी, उनका सिर्फ यही काम था कि डिवाइड एंड रूल। आगे चल के भी उन्होंने यही किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फार्मर्स को बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत एफर्ट लगाए उनको किसी भी तरीके से कि बूस्ट इकोनॉमी करने के लिए जो है फार्मर ही है। और अगर आप भारत को ऊपर से नीचे देखोगे, बहुत अच्छे से देखो, आपके पास मैप होगा, नहीं तो आप नॉर्मल इंडिया का मैप सिर्फ इमेजिन करो, ऊपर इंडस से 5 रिवर निकलती हैं टॉप से, रावी, ब्यास, सतलज
इस तरीके से पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। थोड़ा नीचे आओगे आपको गंगा रिवर मिल जाएगी उत्तराखंड के एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में, थोड़ा सा बिहार, और आप ईस्ट तरफ चले जाओगे तो आपको ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी। आप थोड़ा और नीचे आओगे मध्य प्रदेश में, आपको नर्मदा, सोन ये रिवर मिलेंगी, चंबल। आप थोड़ा और नीचे आओगे तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, आपको ये रिवर मिलेंगी। सो आप समझ रहे हो इंडिया का जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल है। जिस जगह पे रिवर होती है, जिस जगह पे, तो समझ लीजिए उस वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। सो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, आप इसको समझ लीजिए। और उन्होंने इसलिए अप्रिशिएट किया फार्मर्स को क्योंकि उनको पता था कि भारत में नदियाँ अच्छी हैं, भारत में पानी की दिक्कत नहीं है, जिससे जो है वो सॉइल है, वो पूरी ज़मीन है वो अच्छी फर्टाइल है। तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगी। लास्ट उन्होंने बोला स्टे यूनाइटेड। स्टे यूनाइटेड मीन्स एक रहो। अगर उनके मन में सबसे पहले यही बात आती थी कि अगर आप ये सोच रहे हो, आपके मन में ये चीज़ नहीं आती है कि सबसे पहले आपके मन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है कंट्री, आपका देश। अगर आप अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप यूनाइटेड हो, अगर आप एक हो, तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। लास्टली उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी जो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो है एक बेस्ट एजुकेशन, सेकंड है लॉ, एंड थर्ड है पुलिस रिफॉर्म्स। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले के समय में कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं थे, उनकी सैलरी इतनी कम थी, उनको प्रॉपर रहने की जगह नहीं होती थी, इस तरीके की चीज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन की उन्होंने बात की, उन्होंने लॉ की बात करी। हमने तो भाई साहब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए हैं सिर्फ लॉ बनाने में। अमेरिका का कानून बनने में 7 साल लगे थे, वहाँ का संविधान लिखने में। आप देखो यूएसए को आप कंपेयर करके देखो, अगर 2008 और 9 का रिसेशन आपको याद है, अगर कोई और कंट्री होता तो भाई साहब पूरा ही बैठ जाता। लेकिन अमेरिका ने अपने आप को किस तरीके से डील करके अमेरिका ने अपने आप को वापस निकाल लिया बाहर। आप न्यूज़ देख लीजिए 2008-9 की, सर्च कर लेना रिसेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति थी। सो बेसिकली ये वो बुक है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं अपनी बुक में। लास्ट में वो ये बोलते हैं कि यूनिटी इज़ पावर। यूनिटी जो है वो बिल्कुल पावर का एक सिंबल है, यूनिटी में ही पावर है। और आखिरी में जो लोग ये बोलते हैं ना कि चाइना डेवलप हुआ, यूएसए डेवलप हुआ, भारत डेवलप नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। सब क्योंकि अमेरिका को बहुत पहले आज़ादी मिल गई थी, तो अब अमेरिका डेवलप होना शुरू हो गया था उस समय से, ठीक है। और अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना ने भी अपने आप को डेवलप किया, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग। सो बेसिकली कुछ चीज़ें समय लेती हैं डेवलप होने में, और उनका भी कहना यही था कि चीज़ें तो डेवलप होंगी धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएंगी। सो बेसिकली ये था पूरा एनालिसिस उनकी बुक का, जो उन्होंने स्पीच दी है। इस बुक में उन्होंने स्पीच ही जो उन्होंने बोला है वही चीज़ लिखी गई है। और सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।